प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सब हमारे साथ जुड़े। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, सभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर हम सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं और एक दूसरे का आभार प्रकट करें। सभी का धन्यवाद करें। आइए अब हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, अपने सभी डिवाइन बींग्स को, सभी गार्डन एंजल्स को जो भी हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, अपने कृपा के भीतर हम सबको रखते हैं, उन सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करें। हाथ जोड़कर उन सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़े हुए ज्ञान गंज के मास्टर्स को, और हमारे साथ जुड़े हुए असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल मास्टर्स, सभी ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, हमारे हर एक रेलम से जुड़े हुए मास्टर्स, जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रल रैम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रैम के मास्टर्स, एंजेलिक रैम के मास्टर्स, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे समस्त एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, जो भी हम सब का ध्यान रखते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, गाइड करते हैं। आप सबकी कृपा हम पर हमेशा इसी तरह बनी रहे। हम सब निरंतर प्रगतिशील रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें और सत्य के मार्ग पर चल सकें। हम सब यही चाहते हैं, विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको जो ज्ञान मेधा देना चाहते हैं वो हम तक पहुंचाएं, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें और हम सबकी ज्ञान में वृद्धि करें, हमारी चेतना में वृद्धि करें। हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सके, और जो भी हमारे जीवन और आत्मा के से जुड़े हुए हाईएस्ट टाइमलाइन है इस इनकारनेशन के लिए या और भी इनकारनेशन के लिए, उन सब के लिए हम सबको अलाइन करते रहें, सत्य के मार्ग पर चलाते रहें, मार्गदर्शन करते रहें और अपने सुरक्षा घेरे में अपने सुरक्षा के भीतर रखें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का, सभी मास्टर्स का जो आज यहाँ प्रेजेंट है, सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। हेलेना मास्टर का भी, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त गुरुओं का, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, सभी को प्रणाम करते हुए हम सब आज का सेशन शुरू करेंगे। और सो मास्टर्स, आज जब हम आज लैंड ऑफ गॉड्स, ये किताब जो हेलेना मास्टर के द्वारा लिखी गई है, हम इसका आज स्वाध्याय करेंगे। नवीन अहलावत जी इसका स्वाध्याय करेंगे। और मैं विनती करती हूँ सभी मास्टर से कि कृपया करके, ये बिफोर वी आई स्टार्ट एंड गो अहेड, कृपया करके आप सब अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्लीज लिख लें आपके जूम आईडी पर। ये यहाँ का रूल है, तो काइंड सजेशन एंड काइंड रिकमेंडेशन, इसको रिक्वेस्ट समझिए। अभी तो रिक्वेस्ट है लेकिन कोई नहीं मानेगा तो मुझे निकालना पड़ेगा। जस्ट मैं, ये कोई धमकी नहीं है, इट्स जस्ट ये यहाँ का रूल है सभी के लिए। देखिए सब आराम से बैठते हैं, ट्रांसपेरेंट रहे और अपना नाम लिखें। सो DI करके किसी का जूम आईडी है जो दिख रहा है, तो आप कृपया करके आप पूरा नाम लिखें, केवल DI करके ना लिखें। ओके, सो अब जो भी मुझे दी कहता है, अपने आप को दी कहता है, हुएवर इट इज, बट प्लीज राइट योर फुल नेम। ओके, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जैसा कि आज आप सब देख रहे हैं कि हम सब हर हफ्ते के 2 दिन, यानी कि अभी जो चल रहा है ट्यूसडे एंड थर्सडे, हम लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय अभी इस इस समय चल रहा है। हफ्ते नहीं, इस समय चल रहा है। और हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये भी हफ्ते में 2 बार करते हैं, और उसके बाद मास्टर सेशन। तो आज का दिन लैंड ऑफ गॉड्स, हेलेना ब्लावत्स्की जी के द्वारा लिखी गई किताब, इसके ऊपर हम स्वाध्याय करने वाले हैं। नवीन जी के द्वारा होगा। और ये आज इसमें जो कल पिछली बार अभिमन्यु जी ने पढ़ा था, मीटिंग द लॉर्ड ऑफ शंभाला, मतलब शंभाला के भगवान से मुलाकात, तो उसी से हम और आगे बढ़ेंगे, नवीन जी लेकर चलेंगे। नवीन जी हरियाणा से हैं और रेवाड़ी उनका जिला है, गुड़ियानी गांव है। ये एक अध्यापक हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं। बहुत बागवानी का शौक है, तो बहुत सारे पौधे, आई थिंक 100 से ज्यादा है, 200 सब टाइप्स आपने कुछ बताए थे ना, राइट? सो 100 तो है ही, इतना मुझे पता है। सो बहुत मदर अर्थ से कनेक्टेड है और हमारे साथ जुड़कर इन्होंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी से जुड़े थे। अब ये 1 डेढ़ साल हो रहा है इनको हमारे साथ जुड़कर।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि नवीन जी हम सबको मदद कर रहे हैं एडमिन के रूप में भी, और बहुत सारे स्वाध्याय गुरु उपदेश के साथ हम सबको हर किसी को मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव नवीन जी विद अस इन लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। सो मास्टर्स, अब हम नवीन जी से बात करेंगे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, हम अभी जो जानकारी ले रहे थे हेलेना जी की, जो संभाला के भगवान से मुलाकात, उसको आगे जारी रखते हैं। तुमने किसी महान उद्देश्य के लिए ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? ये हेलेना जी कह रही हैं। जब वो दक्षिणी बवेरिया में अल्पाइन जो पहाड़ हैं उनके उसके पास एक छोटे से गांव में रहती है, यानी कि जो जर्मनी का जो दक्षिणी भाग है उसमें, और जो ऑस्ट्रिया की सीमा से कुछ ही दूरी पर है। जो मास्टर इतिहास से जुड़े हैं उनको पता होगा कि पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ये जो ऑस्ट्रेलिया था वो सबसे महान देश था, यानी कि ताकतवर देश था। और इस बुक में जो रोजी क्रूसियन है उसके गुप्त आदेश हैं उसका वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें बताया कि पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में, प्रकृति के बारे में, फिर उसको कौन कौन आदमी जो राइटर को मिलते हैं उसके बारे में बताया। और जो इन 5 पेजों में जो रोजी क्रूसियन है उसके जो गुप्त आदेश है उसके बारे में यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आराम से जान जाएंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि रोजी क्रूसियन के जो गुप्त आदेश हैं वो प्रकृति और जो विज्ञान की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाए इसके बारे में है। तो आगे हम शुरू करते हैं। तुमने किसी महान उद्देश्य के लिए ऐसा क्यों किया, ये राइटर कह रहा है अपने गुरु से। तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तुमने हिपातिया को एक कट्टरपंथी भीड़ द्वारा टुकड़े टुकड़े क्यों करने दिया? जो हिपातिया के बारे में मास्टर मैं बताना चाहूंगा। जो हिपातिया है, जो अलेक्जेंड्रिया के इतिहास में एक प्रमुख महिला थी। ये एक उस समय महान शिक्षिका, गणितज्ञ यानी कि गणित की टीचर थी, दार्शनिक थी, खगोल शास्त्री भी थी। और जो इसका जन्म है 345 ईस्वी के आसपास मिस्र में हुआ था। और इसका जो खगोल विज्ञान में और जो गणित के विज्ञान में या दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही अधिक योगदान था। इसने गणित के ऊपर, हिपातिया ने काफी पुस्तकें भी लिखी थी। और ये उस समय एक प्रोफेसर रही थी। लेकिन उस समय जो कट्टरपंथी थे वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि एक नारी है उसका नेतृत्व किया जाए। यानी कि ये जो हिपातिया थी उस समय एक नारीवाद का प्रतीक माने जाते थे। और जो कट्टरपंथियों ने इसका हत्या कर दी थी। ये हाई, ये हाँ, ये फिलोसफर भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, और इसी की बात हाँ, अभी जी बता रहे हैं। तो ये हिपातिया है। तो वो अपने गुरु से पूछता है कि तुमने हिपातिया को एक कट्टरपंथी भीड़ द्वारा टुकड़े टुकड़े क्यों करने दिए, या जॉन ऑफ आर्क को सूली पर एक अपमानजनक मौत क्यों मरने दिए? तो जॉन ऑफ आर्क है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सेकंड पिक्चर दिखाना। तो जॉन ऑफ आर्क है एक संत और एक नायिका थी। इसका जन्म है 1412 के आसपास फ्रांस में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इसको जो ईश्वर के बारे में, यानी कि ईश्वर की आवाज सुनाई दी थी, ईश्वर का संदेश इसको प्राप्त हुआ था। और यह हमेशा पुरुषों के कपड़े पहनती थी। और जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षों का युद्ध हुआ था उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये है जॉन ऑफ आर्क। नहीं नहीं, ये हाइपेशिया है, ये आई थिंक हाइपेशिया है ये वाली भी। और इसके यस, आगे, इसके बाद वाली, ये है जोन ऑफ आर्क, राइट। यस मैम। हाँ, मैं ये इसकी एक जॉन और, ऑफ ये आप आर्क है। दिखाते रहिए। मैं एक और पिक्चर दिखाती हूँ जो एक्चुअल आप लोग को दिखेगी, मेरे पास है, मेरे कार्ड्स में है।
तो 1 मिनट मुझे दीजिए, आप बोलते रहिए नवीन जी, मैं दिखाती हूँ। ये पुरुषों के समान कपड़े पहनती थी। और जो फ्रांस और इंग्लैंड का जो 100 वर्षों का युद्ध हुआ था, यानी कि उस समय आपस में चलता रहता था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो युद्ध क्षेत्र में भी ये काफी निपुण थी। इस पर इसको जो विधर्मी, जादू टोने करने वाले या मूर्ति पूजा, धर्म का त्याग करने वाले या पुरुषों की तरह कपड़े पहनने के लिए इस पर 70 से ज्यादा आरोप लगा दिए, यानी 70 से ज्यादा इस पर। ये है, मैम दिखा रही है, जॉन ऑफ आर्क, ये पिक है। थैंक यू मैम। तो हम्म। इस पर 70 से ज्यादा केस लगा दिए थे उस समय। जो कट्टरपंथी, जो चरमपंथी थे, वो 1431 में इसको जो सूली पर चढ़ा दिया था, लटका दिया था। और इसने एक समय में जो फ्रांस की सेना थी उसका भी इसने नेतृत्व किया था। तो राइटर है अपने गुरु से पूछता है कि तुमने जॉन ऑफ आर्क को सूली पर एक अपमानजनक मौत क्यों मरने दिया। उसका जो गुरु कहता है, जो सिद्ध पुरुष है, वो कहता है ऐसे लोगों को उनका इनाम मिलेगा। शहीद के खून से भरपूर फल आते हैं। उनके शारीरिक कष्ट उनके द्वारा अर्जित ज्ञान की तुलना में कुछ भी नहीं है। यानी कि ये गुप्त संदेश भी है कि जो महान कार्य करता है उसका कहीं ना कहीं फल है वो आने वाली पीढ़ी को मिलता है। कुछ भी बेकार नहीं है। हालांकि आप संकीर्ण दृष्टि वाले नश्वर हमेशा किसी चीज का उपयोग नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि योग्य लोग आपको चमत्कारी तरीके से बचाए रखते हैं। यानी कि जो लोग, योग्य जो लोग हैं, वो आपकी उस समय हेल्प भी करते हैं। मेरे मन में रोजी क्रूशियन सोसाइटी का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा है। जो राइटर कह रहा है कि जो मेरे मन में है, जो रोजी क्रूशियन है सोसाइटी, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो रोजी क्रूशियन सोसाइटी एक रोजी क्रूशियन आदेश है। इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में हुई थी। यह सोसाइटी अपने सदस्य को जो प्रकृति है और जो विज्ञान है उसकी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। रोजी क्रूशियनवाद का जो अर्थ है, गुलाब का क्रॉस। यह सोसाइटी प्राचीन जड़ें, इसकी जो सोसाइटी है इसकी प्राचीन जड़ें मिस्र से भी जुड़ी हुई है। और यह हमेशा भाईचारा बढ़ाने का संदेश देती है, यानी कि नेबरहुड का ये संदेश देती है। तो जो राइटर है वो कहता है कि मेरे मन में रोसी क्रूसियन सोसाइटी का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन मैं इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गुरु ने मेरे मन की बात पढ़ते हुए कहा, हम अपने समूह में हर व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिसके पास इसमें प्रवेश करने की आवश्यक योग्यता है। यानी कि इसमें ये भी एक गुप्त संदेश है कि जो गुरु कहता है कि हम उस प्रत्येक व्यक्ति को इसमें शामिल कर लेते हैं जिसके पास ये योग्यताएं होती है, चाहे वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने से पहले किसी भी धार्मिक विश्वास का पालन क्यों न करें। यानी कि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन हम उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये योग्यताएं हर किसी के पास नहीं होती। उन्हें अनुग्रह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सच्चे ज्ञान की योग्यता है। जो उसका गुरु है वो कहता है कि ये हर किसी के पास नहीं होती। इसे अनुग्रह से, यानी कि अनुग्रह के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यह प्रसिद्ध कहावत भी है, यानी कि इसे अनुग्रह से प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी कि इसको मेहनत करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उस पर हम काम करेंगे उस फील्ड में, तभी उसको प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे के गुप्तचरों के बीच भी कि सिद्ध नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसे विकसित होकर सिद्ध बनाया जा सकता है। यानी कि सिद्ध मतलब जो महान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, कि ये कहता है कि जो गुरु कहता है कि जो निचले दर्जे के गुप्तचर हैं उसको हम सिद्ध नहीं बना सकते, बल्कि उसे विकसित होकर ही वो सिद्ध बन सकता है। गुरु जी, मैंने कहा, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं और सिद्ध बनना चाहते हैं वे आपके उदाहरण अनुसार अनुकरण करें और कोई एकांत स्थान चुने जहां वे बिना किसी बाधा के रह सके।
और अपना समय ध्यान और विचारों की एकाग्रता में दे सके। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और पंथों से संबंधित बहुत से लोग हैं जो इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि जिन परिस्थितियों में हमारी वर्तमान सभ्यता के अधिकांश लोग रहते हैं वे उच्च आध्यात्मिक स्थिति के त्वरित प्राप्ति के अनुकूल नहीं है। वे मानते हैं कि वे वस्तुएं जिन्हें वे आमतौर पर इस धरती पर इस तुलनात्मक रूप से छोटे जीवन के दौरान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे गर्व और महत्वाकांक्षा की संतुष्टि, धन का संचय, प्रेम का आनंद, शारीरिक आराम और आनंद प्राप्त करना आदि जीवन की सच्ची वस्तुएं नहीं हो सकती। ये उसका गुरु कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सच्ची वस्तुएं नहीं है। लेकिन हमारा वर्तमान जीवन हमारे शाश्वत अस्तित्व के अनेक चरणों में से केवल एक है और सांसारिक जीवन केवल एक साधन है, अर्थात उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना जिनके द्वारा दिव्य तत्व जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है विकसित हो सके। यानी कि जो गुरु कहते हैं अपने गुप्त संदेश के माध्यम से, यानी कि उसे समझाता है कि जो जो सांसारिक जीवन है ये तो केवल एक मात्र साधन है उस परिस्थिति के लिए, उस दिव्य तत्व को प्राप्त करने के लिए, ताकि वो उसमें जो दिव्य तत्व है उसमें विकसित हो सके, जिससे हम आपको जैसा उच्चतर जीवन प्राप्त कर सके जो परिवर्तन और मृत्यु के अधीन नहीं है और इसलिए स्थायी मूल्य का है। सिद्ध जिसने धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, यदि वे लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वे एकांत जीवन जी सकते हैं तो उन्हें प्रवेश करना चाहिए। यानी कि जो सिद्ध पुरुष कहता है राइटर से कि यदि वो इतने आगे बढ़ चुके हैं और वो एकांत जीवन जी सकते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि वे कुछ वास्तविक ज्ञान रखें, यानी कि उन्हें वास्तविक ज्ञान भी रखना चाहिए। केवल एकांत से ही बात नहीं बनती कि एकांत में जीवन जी सकता है, तो उसे उस वास्तविक ज्ञान भी होना चाहिए। केवल वे ही लोग एक साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह पाएंगे जिनके पास ऐसा ज्ञान है। जब तक मानवता केवल विश्वासों और राय के धरातल पर चलती रहेगी तब तक प्रत्येक व्यक्ति की राय और स्वाद एक निश्चित सीमा तक दूसरों से भिन्न होंगे और मुझे डर है कि आप प्रस्तावित सामंजस्यपूर्ण समाज अंत में बहुत ही असंगत साबित होगा और आंतरिक एकाग्रता के लिए आवश्यक शांति के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। ये ऐसा जो सिद्ध पुरुष है वो उसको बतलाता है राइटर को। हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे प्रतिकूल तत्वाधान में भी एकांत स्थानों में थियोसॉफिकल मठों की स्थापना से काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए थियोसॉफिकल मठ, इसमें एक ये एक धार्मिक आंदोलन है। मैम इसका प्रतीक चिन्ह दिखाना, यह एक धार्मिक आंदोलन है। इसकी जो स्थापना है 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। हेलेना ब्लास्टस्की और जो ओलकॉट है उन्होंने की थी। जो इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक आदर्श वाक्य है, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। ये इस सोसाइटी का जो आदर्श वाक्य है कि सत्य से श्रेष्ठतम कोई भी धर्म नहीं है। तो वो राइटर कहता है कि हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे प्रतिकूल तत्वाधान में भी एकांत स्थानों में थियोसॉफिकल मठों की स्थापना से काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भाई लाभ क्यों प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि जो सोसाइटी है इसका जो उद्देश्य है ये धार्मिक आंदोलन है, लेकिन ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। सभी धर्मों की जो अच्छी बातों का इसमें सार है। यदि आपके पास कोई कॉलेज, सेमिनरी, स्कूल या सोसाइटी होती जहां वैज्ञानिक और धार्मिक गलत फहमियां और अंधविश्वासों की बकवास के बिना सच्चाई दिखाई जा सकती जो सदियों से जमा है, तो निसंदेह बहुत प्रगति होती। देखिए हमने पहले जब शुरू किया था उसमें बताया गया था कि इस बुक में रोसिक्रूशियन के गुप्त आदेश हैं, और गुप्त आदेश क्या है, जो प्रकृति है और विज्ञान है उनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो इसी में अभी बताया है
कि यदि आपके पास कोई स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी ऐसी होती जहां वैज्ञानिक और धार्मिक गलतफहमियों और अंधविश्वासों की बकवास के बिना सच्चाई दिखाई जा सकती जो सदियों से जमा है, तो निसंदेह बहुत प्रगति होती। वर्तमान सभ्यता के अनुसार दो शिक्षा पद्धति है। एक वह है जिसमें विज्ञान कहा जाता है, यानी कि दो शिक्षा पद्धति, एक तो विज्ञान है और दूसरी जिसे धर्म कहा जाता है। जहां तक विज्ञान का सवाल है, निष्कर्ष और अटकलें अवलोकन और तर्क पर आधारित है। तर्क काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन अवलोकन की शक्तियां जिस पर इनके तर्क के मूल तत्व टिके हुए हैं, इंद्रिय बोध की बहुत अपूर्ण क्षमताओं तक ही सीमित है, और इसलिए आपका विज्ञान पूरी तरह से बाहरी भ्रमों पर आधारित है और परिणाम स्वरूप एक सतही और भ्रामक विज्ञान है जो आंतरिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जो बाहरी घटनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति के मूलभूत नियमों के बंधन में वैज्ञानिक सिद्धांत गलत हैं, और इसलिए भ्रम के दायरे से बाहर निकलते ही सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। आपको मेरी बात गलत नहीं समझनी चाहिए, उन्होंने आगे कहा, यह देखते हुए कि मैं उसके शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। यानी कि जो सिद्ध पुरुष है वो कहता है कि तुमने मेरी जो बात है उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, लेकिन जो राइटर है वो कहता है कि मैं शब्दों का पूरी तरह से अर्थ नहीं समझ पाया हूं, जो गुरु ने जो विज्ञान और प्रकृति के बारे में अभी कहा। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आपका आधुनिक विज्ञान चीजों के बाहरी स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जानता। यह वही जानता है जो यह देखता है और समझता है, लेकिन बाहरी और कामों घटनाओं के अलावा कुछ भी नहीं देख पाने के कारण विज्ञान केवल बाहरी प्रभावों को ही जानता है। यह उन अदृश्य कारणों के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानता है जो ऐसे दृश्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही यह उनके बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करता है, यह गलत हो जाता है, क्योंकि कारण उनके प्रभाव के परिणाम नहीं होते हैं, बल्कि और भी अधिक आंतरिक और मौलिक कारणों के परिणाम होते हैं, जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान बिल्कुल भी नहीं जानता है, और इसलिए जो उनके अंतिम प्रभावों के बारे में तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। विज्ञान चीजों के छोटे छोटे विवरणों के बारे में बहुत कुछ जानता है, अस्तित्व जो सार्वभौमिक जीवन की क्रिया के अंतिम प्रभाव है के बारे में कुछ नहीं जानता है। यानी कि जो ये विज्ञान और प्रकृति के बारे में जो राइटर कहता है, यानी कि गुरु उसको समझाता है कि जो विज्ञान है, जो सार्वभौमिक जीवन है, उनके बारे के जो उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में विज्ञान है वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन जीवन के वृक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता है। यानी कि जीवन के बारे में भी नहीं जानता कि जो शाश्वत स्रोत है जहां से ये सभी क्षण भंगुर घटनाएं निकलती हैं। जहां तक आपके आधुनिक धर्मशास्त्र का सवाल है, यह मूल रूप से कुछ आध्यात्मिक शक्तियों को दर्शाने के लिए अभिप्रेत शब्दों की एक पूरी गलत धारणा पर आधारित है, जिनके बारे में आपके पुजारियों और आम लोगों के पास कोई सही अवधारणा नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास ऐसी चीजों की कल्पना करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है। वे कुछ सिद्धांतों के गुणों के बारे में एक दूसरे से विवाद करते हैं, जबकि न तो कोई और न ही दूसरा पक्ष अपने विवाद के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। संकीर्ण सोच के कारण प्रकृति की महान कार्यशाला के भीतर सक्रिय सार्वभौमिक सिद्धांत और शक्तियां इनकी अवधारणाओं में व्यक्तिगत और सीमित प्राणियों तक सीमित हो गई हैं। दिव्य और अनंत शक्ति जिसे मनुष्य ईश्वर कहते हैं, जो हर जगह मौजूद है और जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, अज्ञानियों के दिमाग में किसी तरह के एक अतिरिक्त ब्रह्मांडीय देवता तक सीमित हो गई है, जिसे नश्वर लोग अपनी इच्छा बदलने के लिए राजी कर सकते हैं, और जिसे अपने दिव्य नियमों को निष्पादित करने के लिए इस पृथ्वी पर
प्रतिस्थापन और प्रतिनिधि की आवश्यकता है। आपका धर्म जीवित ईश्वर का धर्म नहीं है, जो अभी भी जीवित है और अपनी इच्छा को निष्पादित करता है। यह एक मार्ग नपुंसक ईश्वर का धर्म है, जो बहुत पहले मर गया था और अपने स्थान पर शासन करने के लिए पादरी की एक सेना छोड़ गया था। इसलिए आपके आधुनिक धर्म अंधविश्वासों की प्रणालियां हैं, जिनमें से सत्य को बाहर रखा गया है। अनंत ईश्वर को पुरुषों और महिलाओं के दिलों में उनके शाश्वत सिंहासन से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर त्रुटिपूर्ण नस्वर पुजारियों को रखा गया है। प्रेम चला गया है और भय मानवता पर शासन करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी चाहता है और दूसरों के अस्तित्व को भूल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कीमत पर बचना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है जिसका वह हकदार नहीं है। सभी सोचते हैं कि जीना ही जीवन का उद्देश्य है, और कुछ लोग इस तत्व को समझते हैं कि जीवन का केवल एक ही उचित उद्देश्य हो सकता है, अर्थात मानवता को लाभ पहुंचाना, और केवल अपने नाशवान स्वयं में ही नहीं, बल्कि मानवता के आध्यात्मिक तत्व में जीने की शक्ति प्राप्त करने करके ही अनंत काल तक जीने की आशा कर सकते हैं। आपका धर्मशास्त्र सबसे ऊपर आध्यात्मिक रूप से सत्य को समझने की शक्ति पर आधारित होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे पादरी को कहाँ पा सकते हैं जिसके पास कोई आध्यात्मिक धारणा हो और जो अपने चर्च द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से ज्यादा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की हिम्मत रखता हो, मगर वे अपनी राय रख मगर वे अपनी राय रखने और उसे लागू करने की हिम्मत करते हैं, तो वे चर्च के पादरी नहीं रह जाएंगे और उन्हें विधर्मी माना जाएगा। आपके बौद्धिक युग में सब कुछ सिर्फ बौद्धिक जांच पर छोड़ दिया जाता है। हृदय की सहज गति को विकसित करने के लिए बहुत काम किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि आपकी वर्तमान पीढ़ी दूरबीन से हर चीज को देखने वाले लोगों की तरह है। वे देख तो सकते हैं, लेकिन वे जो देखते हैं उसे महसूस नहीं कर सकते ताकि सच्चाई को समझ सके। इसका नतीजा प्रकृति और मानव जाति के बारे में पूरी तरह से गलत धारणा है। मनुष्य न तो एक जीवित जीव है और न ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सार्वभौमिक एक जीवन कार्य करता है। इस हद तक वे केवल बौद्धिक जानवर हैं, लेकिन मानव संगठन, विशेष रूप से मस्तिष्क, जानवरों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है और इसलिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च दिव्य बुद्धि के सिद्धांतों को प्रकट करने के लिए एक साधन बनने में सक्षम है। वह साधन या जीव जिसके माध्यम से दिव्य सिद्धांत मनुष्यों में और उनके माध्यम से भीतर से बाहर की ओर बाहरी दुनिया पर कार्य करता है, वह आत्मा का जीव है। इस जीव में सार्वभौमिक दिव्य आत्मा को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के लिए मिट्टी मिलती है। यह अपने विकास के लिए प्रेरणा और भोजन पाता है, जिसमें यह अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अब जो थर्ड है, जो अप्रत्याशित खुलासे हैं, अभी हम संभाला के भगवान से जो मिलन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, और अब हम जो तीसरा भाग है इसका अप्रत्याशित खुलासे उसके बारे में जानेंगे। सिद्ध ने विराम लिया और मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे जिसका मैं उत्तर नहीं पा सका कि कौन कौन से प्रश्न उठे। वो कहता है कि प्रकृति क्या है और मानव क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या मैं पहले भी अस्तित्व में था, और यदि था तो मैं कहां से आया हूँ, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है और इसका अंत कैसे होगा। ये सभी प्रश्न हैं उसके मन में उठ रहे हैं। फिर से सिद्ध ने मेरे विचारों को पढ़ते हुए उत्तर दिया, जैसा कि आप जानते हैं, नर और मनुष्य बौद्धिक प्राणी जो अपने सपनों के चित्रों के बीच एक तरह का स्वप्लित यानी कि स्वपन वाला जीवन जीता है, जिन्हें वे वास्तविक समझ लेता है।
वास्तविक मनुष्य दिव्य प्राणी हैं। आत्माएं अस्थायी रूप से भौतिक शरीरों में निवास करती हैं। इस जीव के भीतर आध्यात्मिक दिव्य चिंगारी अमर मानव को उत्पन्न करने और विकसित करने के लिए उचित मिट्टी पाती है, जैसा कि संत पाल ने वर्णित किया है, जो उस दिव्य चेतना की चिंगारी के बारे में बात करते हैं। देखिए, संत पाल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं पिक दिखा ना, ये जो सेंट पॉल है, ये यीशु का जो अंतिम अनुयायी है, ये माना जाता है। ये यीशु जो भगवान है उसका अंतिम अनुयायी माना जाता है। इन्होंने एशिया और यूरोप में बहुत से चर्चों की स्थापना की थी। इसने बाइबल के जो नए नियमों में जो इसके पत्र थे 14, यानी कि जिसमें वो नियम पत्र जो 14 थे और इसकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, उसको शामिल किया गया है। इसलिए जो ईसाई धर्म में है, इनका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो राइटर कहते हैं, इस जीव के भीतर आध्यात्मिक दिव्य चिंगारी अमर मानवता को उत्पन्न करने और विकसित करने के लिए उचित मुक्ति पाती है, जैसा कि संत पाल ने वर्णित किया है। ये जो उसका जो सिद्ध पुरुष है, गुरु है, वो ये सब बातें बताता है उसको, जो उस दिव्य चेतना की चिंगारी के बारे में बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार में बोई गई है और अविनाशी में पली बढ़ी है। यह आध्यात्मिक मानव प्रत्येक व्यक्ति में है। यानी कि जो गुरु है वो कहता है कि जो आध्यात्मिक मानव वो सभी मनुष्य में है। चाहे वो मनुष्य कैसा भी है, ध्यान करता है नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है। उसका व्यक्तिगत ईश्वर और उद्धारक, यानी कि जो आध्यात्मिक जो मानव है वो प्रत्येक व्यक्ति में है। उसका व्यक्तिगत ईश्वर और उद्धारक, यानी कि जो व्यक्तिगत ईश्वर है वो किसी ने, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी में जरूर विश्वास रखता है। जब तक लोग अपने अदृश्य जीव में होने वाली प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, उनके पास इन प्रक्रियाओं को निर्देशित करने और नियंत्रित करने की बहुत कम शक्ति होगी। वे एक पौधे के समान होंगे। उनका अस्तित्व उन तत्वों पर निर्भर करता है जो अनजाने में हवाओं और बारिशों द्वारा उसके पास लाए जाते हैं, या जो उसके आसपास के वातावरण में संयोग से मिल जाते हैं। इनमें ना तो इसे रोकने की शक्ति है और ना ही इसके विकास में बाधा देने की। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह अपने शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत हो जाता है और उन्हें निर्देशित करता है तथा नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह अपने विकास को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि जो सिद्ध पुरुष है, यहाँ वो जो गुप्त संदेश है वो बताते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो अपनी जो आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके प्रति यदि सचेत हो जाता है, उनको निर्देशित करना सीख जाता है या नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वो अपने विकास को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। वह अपने क्षेत्र के मानसिक प्रभावों को चुनने या अस्वीकार करने की स्वतंत्र हो जाता है। वह स्वयं अपना स्वामी बन जाएगा और ऐसा कहें मानसिक गतिशीलता प्राप्त कर लेगा। यानी कि वो व्यक्ति है वो मानसिक गतिशीलता प्राप्त कर लेता है। तब वह बिना किसी ज्ञान और शक्ति के दूसरों से उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना कि एक जानवर एक पौधों से श्रेष्ठ होता है। कुछ समय के लिए एक जानवर अपने भोजन की तलाश में जा सकता है और उसे जो अच्छा लगे या उसे चुन भी सकता है और उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। और जो पौधा है वो अपने स्थान से बंधा रहता है, पूरी तरह से परिस्थितियों पर डिपेंड रहता है। अज्ञानी अपने लिए तैयार की गई परिस्थितियों पर निर्भर रहता है और जो बुद्धिमान है वो परिस्थितियां हैं वो स्वयं चिंता है। यानी कि जो सिद्ध पुरुष हैं वो उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी जो पुरुष में अंतर बताया कि जो अज्ञानी है वो जो परिस्थिति मिलती है उसी में निर्भर रहता है, यानी कि परिस्थितियों पर डिपेंड हो जाता है। और जबकि बुद्धिमान जो है प्राणी है वो परिस्थितियों को चेंज कर सकता है और या स्वयं उन परिस्थितियों को चुनता है।
अब हम अंतिम जो पैराग्राफ पे आ गए हैं। कई शताब्दियों तक एक अंधविश्वास प्रचलित रहा कि मनुष्य समाप्त हो चुका प्राणी है, जो आगे जैविक सुधार के लिए असमर्थ है। यह जाहिर है ज्ञात था कि उसके जीवन काल के दौरान उसका ज्ञान बढ़ सकता है, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे चीजें को सीख सकते हैं जो उन्हें युवा अवस्था में पता नहीं थी। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो चीजों को सीखता रहता है। फिर भी विचार और बौद्धिक गतिविधियों को कुछ समय से परे, पदार्थ के बिना एक शक्ति, पदार्थ के बिना एक गतिविधि, कुछ भी नहीं के रूप में देखा जाता है। वे नहीं जानते थे कि मनुष्य ने अपने अर्जित ज्ञान को कहाँ संग्रहित किया था, या जब वे मर गए थे तो उनका क्या हुआ था। उन्हें नहीं पता कि यह जानने के लिए क्या शरीर को मृत्यु के बाद एक और जीवन मिलेगा, या शायद ज्ञान प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर भी। और अगर वे मृत्यु के बाद और बिना शरीर के कुछ सीख सकते हैं, तो किसी भी भौतिक शरीर का क्या उद्देश्य था, कोई भी नहीं बता सकता। थैंक यू मास्टर्स। ये जो उसका गुप्त संदेश था रोशियन का। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत अच्छे से थैंक यू। आपने किया, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सो मास्टर्स, आज हमने लैंड ऑफ गॉड्स यानी कि जो शंभाला है उसके बारे में जो जानकारी मास्टर दे रही हैं हेलेना लावत्स्की। तो हेलेना जी के द्वारा ये नोट डायरी में लिखी गई थी, नोट करके रखा था, और उन्होंने ये किताब किसी और मास्टर को दी थी, और उनके द्वारा ये लिखे गए जो नोट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड ये कहानी है जो कि उनके द्वारा लिखे गए नोट्स से ली गई है। सो एनी हाउ, ये फ्रैंक हार्ट्समैन जो है उन्होंने उन एज ऑथर उनके जेंडर के साथ लिखी गई, मतलब आई मीन टू से जैसे वो एक मैन रहे, तो इसलिए वो जो जेंडर जो बोल रहे जेंडर स्पेसिफिक वर्ड्स की मैं यहाँ गया था मैं वहां गया था, एक्चुअली ये हेलेना जी की किताब है, लेकिन बिकॉज वो उनके नाम से लिखी गई है इसलिए ही उसमें है, आई मीन जेंडर बेस्ड है। एनी हाउ, द पॉइंट इज कि अब हमने जैसे जाना तो अब आज हमने कुछ कुछ जो नई चीजें सीखी समझी। पहले तो हमने द मीटिंग द लॉर्ड ऑफ शंभाला, और फिर उसके बाद हमने यानी कि शंभाला के भगवान से मुलाकात, और फिर कुछ अप्रत्याशित खुलासे। तो कुछ अब जो हम आने वाले, अभी तो ये आई थिंक पहला ही पेज था ना नवीन जी, पहले दो पेज थे राइट आपने शुरू के पढ़े? यस मैम, फर्स्ट पेज था। फर्स्ट पेज ही था। सो अभी आने वाले समय में हम और भी डिटेल में जानेंगे, और भी जो मास्टर्स हैं जो बताएंगे हम सबको। सो रोजा क्रुशन्स एंड हाइपेशिया एंड जो सिंबल है, सो बेसिकली ये कहते थे कि ये जो रोजा क्रुशन्स भी हैं वो कुछ प्लेटो एंड हर्मेटिसिज्म, इन सबको हर्मेटिक फिलॉसफी को फॉलो करते थे। दार्शनिक विचार और जीवन के प्रति कैसे विजडम बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे कि जो सिंबल दिखाया था, मैं एक और बार दिखा देती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। ये सेंट पॉल है, और जैसा कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मोहर है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मोहर है। तो इसमें ये जो स्नेक दिख रहा है कि वो अपनी पूंछ को अपने ही मुंह में डाल के बैठा है, इसको हम औरोबोरोस कहते हैं। इसका नाम जो इसको बोला जाता है उस स्नेक को, सरपेंट को, इसको औरोबोरोस कहते हैं। कि जो लाइफ का साइकिल है वो कंटिन्यूस है, और ये निरंतर चलता रहता है, और जहाँ पे लाइफ खत्म होती है वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। एक तो ये है, और हमारा जो स्वास्तिक का साइन है, जो नाजीज लोग होते थे वो उल्टा बनाते थे, सो उस समय का है। और ओम भी है, यानी कि जो सब कुछ एक ही है, वो ओमकार की ध्वनि ये सब चलती रहती है, ये उसका भी सिग्नेचर है। एंड देन ये दो एलिमेंटल साइंस है जो पेंटाग्राम के रूप में है, उसके अंदर ये की है, चाबी। और चाबी क्या है? ये आप क्रॉस के ऊपर फेमिनाइन एनर्जीज, यानी कि उसके साथ साथ कि आप जो कुछ भी करें, चार जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये चार एलिमेंट्स, और उनके साथ जो आपको कैसे आगे बढ़ना है एलिमेंट्स के साथ साथ, जैसे डेफिनेटली आकाश तत्व है पांचवा, मगर
इसके साथ आपको लव के साथ अनकंडीशनल प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस, इसके साथ आगे बढ़ना है। दैट इज द की, बेसिकली की के रूप में दिखती है। तो यही की है जो आपको, ये जो दोनों एलिमेंट्स है, फायर एंड वाटर या अर्थ एंड एयर, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जो ट्रायंगल्स हैं ये डिवाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की यूनियन को भी दिखाती है, और ये सबको साथ लेके चलने की बात करती है। इसलिए उसमें अभी जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, तो अभी एक जो लेटेस्ट में जो अभी चल रही है, जूली स्कॉट करके हैं, जो सन 2000 से उन्होंने उसकी पदवी संभाली है, उसको हेड कर रही हैं। और दूसरी चीज, जैसे कि अभी मैंने आपको ये नवीन जी बता रहे थे जोन ऑफ आर्क के बारे में, तो जोन ऑफ आर्क भी इसके लिए इसमें कहानी है, जो मैं जब हमारे कार्ड्स है उसमें उनकी कहानी लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आप सबको बता देती हूँ। जोन ऑफ आर्क एक फार्मर लड़की थी, पेजेंट गर्ल थी, और उन्होंने डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल ने भी उनको बहुत मदद की है। एंड डेफिनेटली मैं भी आर्कएंजल माइकल के साथ बहुत काम करती हूँ। मगर उसके अलावा ये बताया गया है कि इन्होंने, जोन ऑफ आर्क, इन्होंने चार्ल्स सेवेंथ को हेल्प की थी फ्रांस को बचाने में। उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश डोमिनेशन हो रहा था, इंग्लिश पीपल जो थे, जो लोग थे, वो उन्होंने फ्रांस के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो उससे बचाने के लिए ने चार्ल्स सेवेंथ को जोन ऑफ आर्क की हेल्प लेनी पड़ी। तो वो सिर्फ एक टीनेजर टीनेजर ही थी तब, मतलब सोचिए टीन्स में थी अपने। अब आप चाहे हायर टीन्स या लोअर टीन्स बात कर सकते हैं, मे बी 17-18, राइट, इतनी हो सकती है, 19 जो भी है। तो ये टीनेजर होते हुए भी ये अपनी कंट्री के लिए, लड़ाई के लिए निकल पड़ी, और इन्होंने जिताया चार्ल्स सेवेंथ को। बाद में लेटर उनको कैप्चर कर लिया गया था, उनको जला दिया गया था, जहाँ पे बांधते हैं वहीं पे स्टेक पे चला दिया गया। और डेफिनेटली बहुत सारे लाइट वर्कर्स, क्योंकि वो पीस के लिए, शांति बहाल करने के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनको, उनके चारों तरफ जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, वो फूल है, तीन तीन लिलीज हैं, फ्लावर्स हैं, और उनकी स्वॉर्ड डाउन थी। सो एक तो ये है कि वो ये कहती, जब भी आती है तो उनका संदेश यही होता है लोगों को कि नेवर गिव अप। कल भी यही था, नेवर गिव अप एंड स्टे स्ट्रांग। आप हमेशा, वो अगर आपको कभी लगे कि आपके अंदर करेज की कमी आ गई है, आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनको जरूर याद करें, और वो जरूर हेल्प करती हैं, बिकॉज उनके साथ आर्कएंजल माइकल भी खड़े रहते हैं। एनी हाउ, एक तो ये था। दूसरा, जब हम हाइपेशिया की बात कर रहे थे, तो हाइपेशिया जो है, ये एक मैथमेटिशियन, स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमर भी थी, और साथ ही साथ उस समय इनको क्यों मार दिया गया था, क्योंकि, और एक लेंट का समय आता है जहां पर इनके साथ बहुत ही बदतर सलूक किया गया था, बदतर से भी बदतर। और उनके शरीर को, जो सी शेल्स होते हैं ना, सी शेल्स, ऑयस्टर जिसमें निकलता है, ऑयस्टर जिसको बोलते हैं, उससे उनके स्किन को स्क्रैप करके उनके पाँव को, मतलब बहुत कुछ करा था। सो मैं उसमें नहीं डिटेल में जाऊंगी, लेकिन क्योंकि वो मैथमेटिशियन थी, लोग सुनना नहीं चाहते थे कि एक लेडी होकर वो पढ़ा रही है। कोई ये जो जैसे बोलते हैं ना कि मेल फ्रेटर्निटी, मेल सोसाइटी, शुरू से ही वो बहुत दबाव है, तो इसलिए वो ईगो के चलते कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। लेकिन वो उन्होंने हाइपरबोलास और इन सब चीज़ों का इजाद किया था। मैं और थोड़ा आपको बताती हूँ उसके बारे में। साथ ही साथ ये उनकी एक बहुत ही, 1 सेकेंड, लेट मी सी, कहाँ गए, उन्होंने क्या करा था। हाँ, ये इन्होंने एक इजाद किया था, जहां पर शिप को नेविगेट करने के लिए वो डिवाइस बनाया था। और उन्होंने ये भी डिवाइस बनाया था जहां पे आप फ्लूइड्स को मेजर कर सकते हैं, तो वो चीज उन्होंने बताई थी। और ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो इसको कर पाते हैं। तो जो लोग मैथमेटिक्स में ये आगे पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कई बार ऐसे नंबर्स जो है बहुत मैजिकल होते हैं, राइट, इन द सेंस कि आप जैसे हम 9 की बात करते हैं, तो 9 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका जो जोड़ भी आता है दोनों नंबर का, वो भी 9 आता है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर वो लोग मैजिक सोचने लगते थे। और क्योंकि वो स्टार्स को पढ़ लेती थी, उनसे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स है वो पढ़ के, तो इसलिए वो लोग उनको बोलते थे कि ये सॉर्सरी कर रही है, ये मैजिक कर रही है। और इसलिए जो चर्च लीडर्स थे उनको
उन्होंने बहुत गलत उनके बारे में जैसे दोषारोपण किया, और इसीलिए उनको मारने का आदेश भी दे दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थी उस समय की, जो कि लीडर भी थी नियो प्लेटोनिस्ट, मतलब जो प्लेटो ने जो सोच बताई उसकी ही न्यू एज मास्टर। और वो स्कूल ऑफ फिलोसफी इन अलेक्जेंड्रिया वहां से बिलोंग करती थी। सो ये भी चीजें हैं जो आप सबको जाननी चाहिए, कि कई बार बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्ञान से जुड़ी हुई थी, और लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी जो बहुत ही मेल फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ी हुई थी, मेल फ्रेटर्निटी के साथ, तो वो ये चाहते नहीं थे कि कोई भी महिला आगे बढ़े, और उसको दबा के रखना चाहते थे। तो इसलिए कोई भी महिला जो विजडम करती है या कोई शेयर करती है ज्ञानवर्धक बातें, तो उनको पीछे कर दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, उनको विच करार दे दिया जाता था। और बहुत सारी तकलीफों के थ्रू वो मतलब छुप के पढ़ना, या छुप आप इवन मतलब आप बेसिकली कई महिलाएं रेबल्स भी हो गई थी इसी के थ्रू, बिकॉज वो उनको छुप के लिखना पड़ता था। अगर कुछ लिखना भी चाहेंगी तो लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, और वो ऐसे कई सारी मूवीज भी बनी है। तो जब आप और खासकर ऐसा सोचा जाता था कि केवल ये यहाँ अपने इंडिया में ऐसा होता है, नहीं, आप बाहर की कंट्रीज में निकल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल इंडिया में या अपने और भी देशों में ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में ऐसा है जहाँ पे महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। और जो आगे आने की कोशिश करता है वो भी ऐसे ही करते कि हम बताएंगे कि हम तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज अभी भी चल रही है मास्टर्स, बट हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अभी भी मौजूद हैं, और वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते बिकॉज उनका ईगो हर्ट होता है। जब हम कल भी जब क्रिया योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो यही है कि ये हमारा लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, और उसको हटाना है। जब तक कि आप नहीं हटाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, और उस ज्ञानगंज की तरफ कैसे आगे जाओगे। एनीवे, थैंक यू सो मच नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हम सबको पढ़ के बताया, और बहुत सारी चीजें समझ में आई। आगे और भी अप्रत्याशित खुलासे होंगे। तो नवीन जी ने शुरुआत की है, और नेक्स्ट किसका है हमें पता नहीं, बट देखते हैं, लेट्स सी। तो आगे की स्टोरीज, और जिनको पढ़ना है मास्टर्स, तो आप इसका पीडीएफ ग्रुप में डाला गया था बहुत पहले, तो आप जरूर देख सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, एनीवन मास्टर्स? अनु जी का है इसके बाद, नेक्स्ट ट्यूसडे 11 मार्च। होली 13 तारीख को है। होली के बाद सुनीता जी का है। सो एनी हाउ, थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न है मास्टर्स? कोई प्रश्न नहीं? ओके, चलिए आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछती हूँ। तो अभी जो नवीन जी उसने क्या बताया था, किससे पूछूं मैं, बताइए। सबने बड़े ध्यान से सुना है ना? वीडियो ऑन नहीं किया था, तो सब लोग कितने कितने काम करते रहे, सुनते रहे होंगे। तो अब मैं ऐसे ही करूंगी कि अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछूंगी, तभी सबको समझ में आएगा कि हाँ हमने कान लगा के सुने कि नहीं सुना। मधु जी से भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी कभी मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ। ऐसा नहीं ध्यान दिया था, बट थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फिर हम ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। अब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स गो इनटू ध्यान देन। ओके, सो आज का जो हंसी मजाक का सिलसिला अब यही खत्म करते हैं और आगे जाते हैं। हम ज्ञानवर्धक बातें तो सीख ही रहे थे, लेकिन यस अनु जी, हाँ बोले, कुछ पूछना है आपको अनु जी? आपका नेक्स्ट सेशन है 11th को। जी प्रणाम गुरु माँ। नहीं गुरु माँ, कुछ नहीं, बस गोलगप्पे बना रहे थे जैसे आप बोल रहे थे। देखो। थैंक यू, मत दिखाओ यार। गड़बड़ हो जाएगी। तो बस यही ऐसे ही चल रहा था थोड़ा थोड़ा साथ साथ। सुना था ना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं? हाँ, खाने के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लो आप। काश हम वही होते तो हम ले ही लेते। बस और मसाला भी तैयार, पानी भी तैयार कर रही हूँ। अब मैं देखो मजे की बात बताना चाह रही हूँ, ये घर की बात है इसलिए अभी यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया इसलिए बता रही हूँ। कल मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि पानी पूरी और फुल्कियां खाऊं। तो टीवी में कुछ देखा,
और खूब हंस रही थी मैं। तो हंसते हंसते मैंने सोचा चलो आज मैं चाट बनाती हूँ, लेकिन घर में जो पूरियां रखी थी वो खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो हमको लेके रखना पड़ता है, तो वो खराब हो चुकी थी। तो फिर मैंने बोला अब क्या करें, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने मटर की चाट बनाई रात को। ओके। और आलू टिक्की बनाई रात को, लेट हो गया। तो इंग्लिश की क्लास खत्म हुई और उसके बाद मैंने बनाई। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी सुबह वो रखी हुई थी तो गरम गरम तली मैंने रवीन जी को मैंने बोला आप गाना लगाइए। तो अभी आप पानी पूरी दिखा रही है, तो जैसे बोलते हैं ना कि जहां चाह वहां रहा, सब कुछ वही वही दिख रहा है अभी मुझे। थैंक यू सो मच अनु जी। चलिए बोलेंगे लो, ये तो हम आध्यात्मिक रास्ते पे कहाँ फुल्कियां आ गई। बट थैंक यू सो मच दिखाने के लिए। सो आप एंजॉय करिए, और ध्यान में हम जाते हैं मास्टर्स सबके आप। सबको आंखों में फुल्कियां दिखने वाली है। नवीन जी आज हमको आज किससे गाइड करेंगे, आई डोंट नो। बट चलिए सबने हंस लिया, मजे आ गए। अब हम सब ध्यान में, मेरे को तो मैं बहुत देर तक हंसती रहूंगी मुझे पता है। सो एनी हाउ, ओवर टू यू नवीन जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। थैंक यू मैम। मास्टर्स, जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। प्राइमेट कैप लगानी है, प्राइमेट कैप लगा लीजिए। और बिल्कुल आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। लाइन में रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। तीन बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे मास्टर। सांसें लेते हुए ऐसा महसूस करें जैसे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और सांसें छोड़ते हुए ऐसा महसूस करें आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को छोड़ना है। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। यह समय केवल और केवल हमारा, अपने आप को अलाउ करिए कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूंगा। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। अब अपना ध्यान धीरे से अपने नाक के दरवाजे पे लाएंगे। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखूंगा। सांसों के आवन जान पर ध्यान।
मन में कोई इमेज नहीं बनाना, कोई कल्पना नहीं करनी, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सोच विचार नहीं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। हमारी ये सांसें सूक्ष्म होती जा रही, छोटी होती जा रही। हम अपने ध्यान भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना, महाअवतार बाबा की चेतना, की चेतना को आमंत्रित करते हैं। उनका पूरे मन से, पूरा दिल से उनकी चेतना का स्वागत करते हैं। वो हमारे ध्यान में है और हमें अपनी चेतना से जोड़े। केवल केवल सांसों पे ध्यान देना। सांसें आ रही, सांसें जा रही। धीरे धीरे अपने मन को मौन रखें। कोई सोच विचार, यदि कोई विचार मन में है, तो 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। मधुर म्यूजिक के साथ केवल और केवल सांसों पे ध्यान।
मास्टर्स अब धीरे धीरे अपने इस ध्यान विधि से वापस आएगा। परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर संभाल करके अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। अब हम धन्यवाद करते हमारे ध्यान विधि में बनी भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, पितामह पत्रेसर जी की चेतना कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपने अपनी इस दिव्य चेतना से हमें अपने आप को जोड़ दिया। हम पूरे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते और प्रेम पूर्वक आप सभी को जाने की अनुमति देते। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। अपने कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखिए मास्टर। 5 4 3 2 1 शून्य। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने ऊर्जा भरे हाथों को देखते हुए अपने चेहरे पे हाथ घुमाते आंखें खोली मास्टर। अपने ध्यान के लिए क्लैपिंग करिएगा मास्टर। जो मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते वो ध्यान में बने रह सकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गहरा बेहतरीन ध्यान लगा, मजा आ गया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आज के इस सुंदर सेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब इकट्ठा होकर यहाँ पर जुड़े थे और ध्यान किया सबने ग्रुप की ऊर्जा के साथ। सो मास्टर्स, किसी और का अगर कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर हैंड रेज कर सकते हैं, और एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और या किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप शेयर कर लें। टाइम यही है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। तो हम, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। नमस्कार। नमस्कार। ये मैं जानना चाहती हूँ ना कि अभी कितने दिन से ऐसा हो रहा है। जब मैं शुरू करती हूँ तो अपने दोनों पैरों को पकड़ के प्रणाम करती हूँ 3 बार, और जब खत्म करती हूँ तब भी। इसका क्या मतलब? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बोलूंगी तो आप उसको गलत मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पे वो, इससे पहले आप नहीं करते थे, जब तक कि कविता दीक्षित नहीं आई थी उससे पहले आप नहीं करते थे।
आप समझ रहे हैं? उसके बाद ही आपने करना शुरू किया, उसके पहले नहीं किया है आपने। नहीं, अभी अभी कुछ दिन से, अभी अभी हाँ वही 5-6 वही। नहीं 5-6 दिन से नहीं, आप कई समय से, जब से कविता दीक्षित जी ने बताया उस समय के बाद से ही कर रही है, तो आई हैव नोटेड। बट इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इट्स ओके। बस आपको वो नहीं सपोर्ट। नहीं, तो इसका क्या कारण है, क्या हुआ? क्या चीज बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही, मैं सोच रही हूँ इसका क्या कारण है। हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बताया तो उस समय के बाद से ही हो रहा है आपको। तो इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड में था आपके कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपका शरीर आपका मन उस जगह ऑटोमेटिकली कर देता है, ऑटोमेटिकली होता है वो। तो इसलिए कुछ चीजों को जैसे बोलते हैं ना, वी शुड टेक सम सर्टेन थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसलिए मैं सुनती सबकी हूँ, जो जहां मुझे लगता है कि मुझे वो गाइडेंस देना, मैं जरूर दे देती हूँ। जहां नहीं देना मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। तो दैट इज व्हाट आई डोंट डू इट। ओके, तो ये आपने देखा होगा, मैं आपकी सुनती हूँ, एक्सपीरियंस सुनती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ उसमें से कुछ मैसेज है, तो मैं जरूर सबको बताती हूँ, जरूर बोलूंगी मैं क्योंकि बीच में क्या होता था, कई बार लोग मुझे, लोग नहीं बोलूंगी, माफ कीजिएगा, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एनर्जीज आती है मुझे चुप करने के लिए, मैं ऐसा कहूंगी, ये बोलना चाहिए। तो वो चुप करने के लिए जब मुझे करते हैं, तो मैं जब दबा के बैठती हूँ तो मेरा गला खराब होता है, मैंने कई बार देखा। तो मुझे मास्टर्स ने कहा है चुप मत बैठो, तुमको बोलना है, क्योंकि मुझे यहाँ बिठाया इसलिए गया। वैसे ही आपको भी क्या कहा है, जो मैसेज आ रहे हैं वो आपको बताना है, राइट? तो इसलिए वो मैं आपको अभी तो जरूर वो बोलती हूँ। छोटे छोटे पैराग्राफ में फिर मेरे पास जमा हो गए, अब कभी आपको टाइम मिले बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला जो समय है, तो आप वो फ्राइडे छोटे सैटरडे, छोटे यस फ्राइडे या पैराग्राफ सैटरडे में में से जो, कोई एक दिन, फ्राइडे या सैटरडे में से कोई एक दिन आप ले लें, उन दोनों में से कभी भी जब भी आपको मन करे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नहीं वो जब आप दे दोगे मैं ले लूंगी, मैं तो घर में ही हूँ, कहीं जा नहीं रही। मैं भी और कर रही हूँ आंटी। और आज के ध्यान में ना, हाँ बोलिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब मैं हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे सामने मेरा प्रतिरूप बैठा है। एस्ट्रल बॉडी है ना अब आपकी, एस्ट्रल बॉडी है, वो निकल के बैठी है। ऐसा होता है क्या? होता है ना, होता है, मैंने अपने देखा है, मैंने देखा अब है मैं अपने। सांस ले रही हूँ, हम्म। छोड़ रही हूँ उसको, फिर वहां से आता है, फिर जा रहा है, फिर हाँ मतलब इसी तरह से, यानी पूरा ऐसे ही हुआ है सब। यस। हमारी जो एस्ट्रल शरीर है, जब हम डेली जब सोते हैं तो हमारा एस्ट्रल शरीर ये जैसे बोलते हैं ना कि जब हम सोते बाहर हैं हमारे बाहर निकलता है। बाहर निकल जाता है, और वो कहाँ कहाँ घूम कर आता है जहाँ। तो ये तो सिर्फ शरीर की बात है, अब आपके ऑर्गन्स भी घूम कर आते हैं, आपके ऑर्गन्स भी घूम कर आते हैं। और अभी कौन सी मैं क्या पढ़ रही थी, कुछ तो पढ़ रही थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, समथिंग मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें था कि पाओलो कोलो का था, या पता नहीं कोई बुक थी, मुझे याद नहीं आ रही है। अभी मुझे याद, इतनी सारी चीजें कभी कभी मैं यहाँ वहां पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, कोटेशन पढ़ा था। हाँ, वो तो ध्यान से। हाँ एनी हाउ, हमारे तल भी जो है तरह तरह के तल होते हैं। तो लोअर वाइब्रेशनल तल में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर अलग अलग तल में अलग अलग मास्टर्स हैं, मतलब तरह तरह के मास्टर्स हैं। लोअर वाइब्रेशनल से लेकर हायर वाइब्रेशनल तक हर हाँ, तल में ये अलग अलग, हाँ अलग अलग जगह है। तो इसलिए हर एक तल का इस हिसाब से उस तरह का शरीर भी हमारा जो है वो निकलता है। ओके। तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि जब हम एस्ट्रल बॉडी में जब ट्रैवल करते हैं, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जब होती है तो इसलिए आपका मन बहुत साफ होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, पतरी सर भी बताते हैं और हमने पढ़ा कि वी क्रिएट अवर रियलिटी। हमारे दिमाग में जो भरा पड़ा रहेगा हम वो रियलिटी क्रिएट कर देते हैं बहुत जल्दी। वही। तो बेटर है कि हम अच्छी चीज क्रिएट करें, क्योंकि जब हम एस्ट्रल शरीर में जाएंगे या एस्ट्रल ट्रैवल जब करेंगे और एस्ट्रल रेल में जाएंगे, उसके लिए ना आप एक आत्मा की यात्रा, अ सोल जर्नी, ये बुक बहुत अच्छी है इस चीज के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप लोग उसको पढ़िए, उसमें ना हर एक तल के बारे में बताया गया है कि कौन से तल पे क्या है। और इसमें एक तल में ये भी बताया गया है कि उसमें एक लड़के की कहानी है जो अपने भाई की डेथ, वो रहता है, वर्ल्ड वॉर में जाता है, हाँ, उसकी डेथ हो जाती है। और वो कैसे जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल करता है।
लेकिन एक गुरुजी आते हैं और वो गुरुजी आकर उसको बताते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना है, कैसे साधना करनी है and कैसे जाना है। तो वो भी जब जिस स्थल पे जाता है, पूरा करवाते हैं ना, पढ़ा था मैंने। हाँ एक मिनट, सभी के लिए बता रही हूँ। तो उसमें क्या है कि जब वो जा रहा है तो वो एकदम से उसको लगता है कि कुछ अचानक से कुछ आ गया है, बड़ा सा भालू जैसा कुछ आ गया है। तो वो अपने दिमाग से क्रिएट कर रहा है, वो सब चीजें उसी समय तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट हो रही है। एस्ट्रल जगह पे या स्पिरिचुअल जगह पे वो चीज तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है। फिजिकल भौतिक जगत में आने के लिए उसको टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं या 3 महीने लगते हैं, जो भी, इतना टाइम लगता है। तो इसलिए जो कई लोग क्या करते हैं, अभी खैर और डिटेल में नहीं देती हूँ, नहीं तो लोगों का दिमाग वहां चलने लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव ही चलाएंगे ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, नेगेटिव चलाएंगे। अगर मैंने बताया सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नहीं बताती हूँ, उससे अच्छा बताओ ही मत, बेटर है। वहां दिमाग ही नहीं जाएगा, बताएंगे नहीं तो दिमाग नहीं जाएगा। तो नहीं तो फिर बोलते ना, अपने लिए और परेशानियां खड़े करो, तो क्यों करना है, राइट। तो बात यह है कि एस्ट्रल लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ आपने सोचा, जो आपके दिमाग में, वो आप तुरंत क्रिएट कर लेते हो। इसलिए ड्यूरिंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग या वैसे भी, उससे पहले अपने आप को साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ये पोर्टल्स, जो डर के पोर्टल है, वो खुल जाते हैं। जैसे कुछ हुआ नहीं तो डर जाते हैं। तो डर रहेगा तो डर का ही हम बार बार वो ओपन करेंगे पोर्टल, और वही चीज क्रिएट करेंगे। इसलिए जो भी चीज आप सुनते हैं, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट सुनिए, देखिए क्या चीज लेने की है, क्या चीज नहीं लेने की है। तो हमारा जो भाव है वैसा होने लगता है। इसलिए जब एस्ट्रल शरीर निकलता है तो जगह जगह की यात्रा करके आता है। आपका मन, जो मन की उड़ान बोलते हैं ना, मन की उड़ान इतनी तेज होती है, बहुत उसकी गति तेज होती है कि आपने क्षण भर में आपने सोचा किसी के बारे में, आप वहां मौजूद है। दैट्स कॉल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट किया, पहले आपने सोचा उस चीज को, आपने वहां पे अपने आप को देखा, और आप जब आप सो रहे हैं तो आपने देखा कि आप वहां पर हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सबको झुटला सकते हैं, दुनिया को झुटला सकते हैं, अपने आप को भी झुटला सकते हैं। आई मीन टू से अपने नॉर्मल उसको, कि नहीं नहीं मुझे फील नहीं होता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी दुनिया को झुटला सकते हो। लेकिन जब नींद में जाते हो ना, तो किसी को नहीं झुटला सकते, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी नहीं झुटला सकते। और वो चीज करेगा जो आपके दिमाग में बैठी है। पूरी दुनिया से छुपा लिया आपने, आपने अपने शरीर से, अपने इससे सब कुछ छुपा लिया। लेकिन जब रात को सोते हो तो अपने मन को किस, मतलब मन जो है वो तो बाहर आ जाता है तुरंत ना, तो उसको कैसे छुपाओगे। तो वो चीज आ जाती है, हर तरह की चीजें। लेकिन वो अभी फिर कुछ कुछ क्या क्या हुआ आगे पीछे, हाथ और ये वो, उसके बाद लगा कि मैं ऐसे इतना ऊपर हूँ, हम्म। और मैं पालथी मार के बैठी हूँ, और मेरे सामने वो भी बैठा हुआ है। हम्म। अच्छी बात है ना, कुछ नई चीज सीख रही हो, कुछ नई चीज देख रही हो। अपार्ट फ्रॉम गोइंग दिस एंड दैट, आप दूसरी चीजें कर रहे हो। मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, कल हमने वो सुना ना क्रिया योग के बारे में। तो क्रिया योग में हमने क्या सीखा, क्या समझा हमने। हमने समझा कि जब हम क्रिया योग के कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं तो पहला क्या होता है हमारे साथ में, हमारा शरीर जो है यौगिक आसन करना शुरू कर देता है। दूसरा, हम ब्रेथ कंट्रोल मतलब प्राणायाम करते हैं, राइट। उसका तीसरा, हम हस्त मुद्राएं बनने लगती हैं, ठीक है। और फिर चौथा जो है, वो आप ध्यान मार्ग में, आप ध्यान करने के बाद आप सीधे गहरे ध्यान में जाते हैं, समाधि स्थिति में, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जब शरीर शांत होता है, हम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया योग बोला जाता है। तो क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन कर रहे हैं योग के माध्यम से, राइट। योग कर रहे हैं तो शरीर के आसन बनते हैं, है ना। उसके बाद मतलब योगासन कर रहे हैं, उसके बाद आप मुद्रा तो ब्रेथ बहुत कंट्रोल। पहले से बनता है ना, कुछ कुछ हाँ कोई तो कोई क्यों होता मुद्रा है। करके। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये सब नहीं हुआ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं सोचती थी ये मुझे क्यों नहीं हो रहे, इन लोग को सबको हो रहे। मेरे क्वेश्चन थे इस तरह से, क्यूरियोसिटी थी। कई लोगों को मैंने देखा, उन लोग की क्रियाएं होती हैं, तो मैं सोचती थी यार ये मुझे क्यों नहीं होती, इन लोग को सबको होती है। शायद मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, या मेरे को नहीं। मुझे कल के सेशन में ये चीज रियलाइज हुई, मतलब परसों नरसों जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं दृढ़ता के साथ काम कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट काम कर रही हूँ, और मैंने पिछले जन्मों में ये सब कर चुकी हूँ। मैं योगा पहले भी करती थी, तो मेरी वो जो एनर्जी थी जहां कहीं स्टक थी वो निकल चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए, और मैं जब ध्यान में आई तो मैं सीधे समाधि में जाती थी, सीधे। तो डेफिनेटली समाधि का जो पहला प्रिलिमिनरी स्टेज था मैं उसमें जाती थी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके बाद मैं पहला भी नहीं बोलूंगी, मैं दूसरे में चली जाती थी। मतलब
एक तो होता है परा वैराग्य, अपरा वैराग्य, और एक होता है परा। तो मैं परा में चली जा रही हूँ, अब मैं मेरे साथ परा हो रहा है। तो ये मैं समझ पाई क्योंकि मैंने वो चीज जीवन जिया, मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे साथ क्या हुआ। प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, लेकिन मैं डिसिप्लिन और दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगी रही। बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ, लेकिन मैंने गिव इन नहीं किया। आई डिड नॉट गिव अप, आई डिड नॉट गिव इन टू एनी सर्कमस्टांसेस। करती रही लगातार, चाहे तबीयत हो, ये हो, वो हो, वट एवर, करती रही। क्यों? क्योंकि मैं ये सब चीजें कर चुकी हूँ, यौगिक आसन के साथ कर चुकी हूँ मैं। मुद्राएं भी जो है, जब ऐसे बोलते हैं ना ज्ञान मुद्रा, मैं बचपन से मैं ऐसे करके बैठा करती थी ध्यान में, हमेशा बैठती थी बचपन से। हम ध्यान करते थे, हम ओम का जाप करते थे, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र तो मेरा बचपन से चालू है, अभी भी चालू है, राइट? ओम का भी और गायत्री मंत्र। तो ये जो कंटिन्यूअसली चालू है, तो वो मेरे अंदर की वाइब्रेशंस ऑलरेडी क्लियर हो गई। जब खराब होती है तो ऑटोमेटिकली उस तरह का दर्द होता है शरीर में, और फील होता है कि हाँ। तो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो वो चीजें क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जहाँ एनर्जी मैं तो अभी उतनी बार पूछ रही थी गुरु मास्टर कोई भी इस जो बताए मुझे कि क्या हो रहा है, तो कोई जवाब ही नहीं। अब तो आपको पता चल गया ना, इसलिए तो मैं कल बोला था ना कि अब आप सबको पता चल गया होगा कि आप लोग की मुद्राएं और ये सब क्यों बनती है। ये बताया था ना कल मैंने, अगर सुना होगा आपने तो। ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल आंटी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। ओके। तो अब हम अगर सबके एक्सपीरियंसेस खत्म हो गए हैं, तो हम अब सेशन आज बंद करते हैं मास्टर्स। अगर कोई और प्रश्न है तो प्लीज आप जरूर पूछें। सो शी इज माई यंगेस्ट नॉटिएस्ट किड, ऐसा बोलूंगी। मेरी नहीं है, लेकिन ये बहुत इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताती हैं, और बहुत मजा आता है आपसे बात करने में हमेशा। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपके साथ वो के लिए, मेरे आपकी प्रेजेंस पता के लिए। नहीं जो सबसे बाहर रहता है ना। अरे आप और मैं मिलेंगे तो हम बहुत मस्ती करेंगे, लिटरली। सो एनी हाउ, चलिए फिर मैं मास्टर्स, अब हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही तो जीवन है। दुख तो सभी के साथ लगा है, तो कितना दुख झेलोगे? दुख आएगा चला जाएगा, हंसते रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। कम से निकल कम थोड़ा जाएगा लाइट हो जाएगा, है वो, ना? नहीं दुख भी निकल जाएगा। हाँ, दुख भी निकल जाएगा। तो भाई आज ठीक, ऐसे बोलते ना, तू आ गया कोई बात नहीं, तू भी हंस ले थोड़ा देर, हम पे हंस ले और चले जा, खुश होके चले जा। तो दैट शुड बी द, हमारी जो सोच है ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़े रहो, तो उससे बहुत शांति मिलती है मास्टर्स। तो आप लोग खुश रहिए, हम सब खुश रहें, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, और एक दूसरे का भला करते रहें। साथ ही साथ अपना ध्यान अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान भी करें, और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें अपने भीतर। रोजाना का जो इनर वर्क है उसको जरूर करें। जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, डू योर इनर वर्क रेगुलरली। कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। कल वैसे फ्राइडे है, राइट? कल फ्राइडे है, कल नलिनी मैम का सेशन है, मेरे को बात करनी थी नलिनी मैम से। अभी देखते हैं, उनको ऐसा पता है। बट थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी मास्टर्स, स्टे वाइब्रेंट। अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से इंजॉय करेंगे, तो अच्छी चीजें होंगी। लेकिन बुरी चीज पा, खाओगे, बुरी चीज पानी पूरी खाएंगे एकदम अच्छा हेल्थ बनाएंगे। आंटी अब मुझे ये आज, बट थैंक यू मास्टर्स मुझे हंसाने के लिए। हंसाते तो रहते ही है, बट सही बात है। वो तो शुरू में थोड़ा देर तक पानी पूरी आती रही, फिर चली गई, फिर तो ध्यान में बैठे थे। नवीन जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया। तो थैंक यू टू नवीन जी। अब फिर याद दिला देना, अब अपने हस्बैंड को फोन करना पड़ेगा आते वक्त, प्लीज पानी पूरी लेते आना। तो ऐसे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब रात को मैंने बोला कि नीचे आओ उतर के खाना खाने के लिए, बोलते क्या बना है, पहले ही मतलब उतरना भी नहीं उन लोग को। तो मैंने बोला छोला चाट बनाई है यार, राइट, वाह हाँ, मम्मी। बच्चे भी तब खाने के लिए उतर गए, नहीं तो उनको मतलब डेली डेली जो रोटी सब्जी खाते हैं वो नहीं खाना है। यूएस में लोग सोचते हैं, मतलब इंडिया के लोग सोचते हैं कि हम यूएस में रहते तो हम ना खाना नहीं खाते, हम सिर्फ बाहर की चीजें ही खाते होंगे। हम देसी है ना, देसी खाना खाते हैं। सो एनी हाउ, चलिए मास्टर्स, बहुत सारी स्पेशल स्पेशल बातें कर ली, अब हम जाते हैं, बाय।